गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की 39 ई लेक्चर की क्लास ले रहे हैं, जो कि रिलेटेड है CAPM एंड APT से। CAPM का मतलब होता है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल और APT का मतलब होता है आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी। आज के टॉपिक के अंदर हम दोनों चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे और कंपैरिजन भी देखेंगे दोनों थ्योरीज़ के बारे में इस लेक्चर के अंदर। यह हमारी यूनिट 4 का लास्ट लेक्चर है। तो जो हमारा आज का जो पहला टॉपिक है वो है CAPM वर्सेस आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी मीन्स APT थ्योरी। इन द 1960 जैक ट्रेनर, विलियम एफ सार्पे, जॉन लिंथर एंड जैन मॉसिन developed the capital asset pricing model to determine the theoretical appropriate rate that an asset should return give the level of risk assumed. Thereafter, in 1976, economist Stephen Rose developed the arbitrage pricing theory (APT) as an alternative to the CAPM. The APT introduced a framework that explains the expected theoretical rate of return on an asset or a portfolio in equilibrium as a linear function of the risk of the asset or portfolio with respect to a set of factors capturing सिस्टमैटिक रिस्क। अगर हम देखें तो 1960 के अंदर जैक ट्रेनर, विलियम एफ सार्पे, लॉन लिथनर, जैन मॉसिन ने कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल मीन्स CPM को डेवलप किया था। ये थ्योरी जो है वो है कि जब हम डिटरमाइन करते हैं अपने थियोरेटिकल अप्रोप्रिएट रेट को किसी एसेट्स के किसके थ्रू, रिटर्न के थ्रू, तो हम उसमें गिवन द लेवल ऑफ रिस्क को एज्यूम करते हैं। 1976 के अंदर इकोनॉमिस्ट थे एक स्टेफन रोज, उन्होंने आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी को डेवलप किया था। ये एक अल्टरनेटिव थ्योरी थी CAPM मॉडल की। APT को इंट्रोड्यूस करने का मतलब क्या था कि ये एक फ्रेमवर्क था जो कि एक्सप्लेन करता था कि एक्सपेक्टेड थियोरेटिकल रेट ऑफ रिटर्न क्या होगी किसी एसेट या पोर्टफोलियो की। इसके अंदर हम एक इक्विलिब्रियम पॉइंट बनाते थे जहाँ पर एक लीनियर फंक्शन होता था रिस्क ऑफ एसेट का और पोर्टफोलियो का, किसके रेस्पेक्ट में जो भी फैक्टर्स हम कैप्चरिंग कर रहे हैं अपने सिस्टमेटिक रिस्क के अंदर। इसके बाद अगर हम बात करें तो CAPM क्या है? कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल allows investor to quantify the expected return on an investment given the investment risk-free rate of return, expected market return, and the beta of an asset or portfolio. The risk-free rate of return that is used typically the federal fund rate or the 10-year government bond yield. जो CAPM है वो अलाउ करती है इन्वेस्टर्स को कि वो क्वांटिफाई करें अपने एक्सपेक्टेड रिटर्न को जो कि उनके इन्वेस्टमेंट में होते हैं, और साथ साथ अपनी जो भी इन्वेस्टमेंट रिस्क है, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है, और जो भी एसेट पे रिस्क है या पोर्टफोलियो पे रिस्क है उनको क्वांटिफाई करें। जो रिस्क फ्री रेट है रिटर्न की उसको यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि वो एक फेडरल फंड रेट होती है और 10-year गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड होती है। An asset or portfolio beta measures the theoretical volatility in relation to the overall market. For example, if a portfolio has a beta of 1.25 in relation to the Standard & Poor 500 index SP 500, it is the theoretically 25% more volatile than the SP 500 index. Therefore, if the index rate rise by 10%, the portfolio rises by 12.5%. If the index falls 10%, the portfolio falls by 12.5%. अगर हम एसेट और पोर्टफोलियो बीटा को मेजर कर रहे हैं तो ये बताता है कि एक थ्योरेटिकल वोटिलिटी होती है किसके रिलेशन में, हमारे ओवरऑल मार्केट के रिलेशन में। तो अगर हम एग्जांपल से समझें कि अगर एक पोर्टफोलियो के अंदर जो बीटा है, बीटा मीन्स रिस्क है, वो 1.25 है, किसके रिलेशन में? स्टैंडर्ड और पुअर 500 इंडेक्स के रिलेशन में। तो जो थ्योरेटिकली 25% जो मोर वोटिलिटी हो रही है वो SP 500 इंडेक्स के अंदर हो रही है। तो हम ये कह सकते हैं अगर इंडेक्स राइज होएगा 10% तो जो हमारी पोर्टफोलियो की वो है वो राइज होएगा 12.5% से, और अगर इंडेक्स फॉल हो रहा है 10% का तो जो पोर्टफोलियो है वो फॉल्स होएगा 12.5% से। अगर हम CAPM मॉडल का फार्मूला देखें तो द फार्मूला यूज इन CAPM इज़ ERI इक्वल्स टू RF प्लस बीटा I मल्टीप्लाई बाई ERM माइनस RF, where RF is the risk-free rate of return, BI means the asset or portfolio beta in relation to the benchmark index, ERM is the expected benchmark index return over a specified period, and ERI is the theoretical appropriate rate that an asset should return given the input. इसके बाद हम देख रहे हैं आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी क्या है, मीन्स APT थ्योरी क्या है। द APT सर्व एज एन अल्टरनेटिव टू द CAPM and it uses fewer assumption and may be harder to implement than the CAPM. Ross developed the APT on the basis that the prices of security are driven by the multiple factors, which could be grouped into macroeconomic or company-specific factors. Unlike the CAPM,
The APT does not indicate the identify or even the number of risk factors. Instead, for any multi-factor model assumed to generate returns which follow a return generating process, the theory gives the associate expression of the asset expected return by the CAPM formula requires the input of the expected market return. The APT formula uses an asset's expected rate of return and the premium of multiple macroeconomic factors. अगर हम APT को देखें तो APT क्या है, अल्टरनेटिव है CAPM का. इसका यूज़ फ्यूअर एजम्पशन के लिए किया जाता है, जिसको हम ये देखते हैं कि जो APT जो थ्योरी है वो एक हार्डर और इम्प्लीमेंट की जाती है CAPM से. तो जो रोस हैं उन्होंने डेवलप किया था APT को किसके बेसिस पे कि जो भी प्राइजेस हैं सिक्योरिटीज़ की वो ड्राइव हो रही हैं मल्टीपल फैक्टर से. तो उन्होंने कुछ ग्रुप बनाए थे जैसे कि मैक्रो इकोनॉमिक और कंपनी स्पेसिफिक फैक्टर्स मींस एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स जो कि किसी पर्टिकुलरली सिक्योरिटी प्राइस को इफ़ेक्ट करते हैं. तो CAPM है उसी तरीके से जो APT है वो डज नॉट इंडिकेट द आइडेंटिफाई और इवन द नंबर ऑफ रिस्क फैक्टर्स. जो APT है वो इंडिकेट नहीं करती कि वो किस तरीके से आइडेंटिफाई करे अपने नंबर ऑफ रिस्क फैक्टर्स को. तो हम ये देखते हैं कि जो मल्टी फैक्टर मॉडल है उसमें हम एज्यूम करते हैं अपने जनरेट रिटर्न्स को और जिनको फॉलो किया जाता है कि जब हम रिटर्न जनरेटिंग प्रोसेस के अंदर होते हैं. तो ये जो थ्योरी है हमें ये बताती है कि हमारा जो भी एसोसिएट एक्सप्रेशन है अपने एसेट्स के लिए अपने एक्सपेक्टेड रिटर्न को लेके, तो जो CAPM मॉडल है फार्मूला है वो रिक्वायर है हमारे इनपुट से जो कि एक्सपेक्टेड मार्केट रिटर्न से होता है. और जो APT फार्मूला है उसका यूज़ किया जाता है जब हम एसेट्स के एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न और रिस्क प्रीमियम को मल्टीपल मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स से देखते हैं. अगर मैं आपसे बात करूं कि जो आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है. इन द APT मॉडल एन एसेट और ए पोर्टफोलियो रिटर्न फॉलोज अ फैक्टर इंटेंसिटी स्ट्रक्चर इफ द रिटर्न्स कुड नॉट बी एक्सपेक्टेड इन द यूजिंग दिस फार्मूला. RI इक्वल्स टू AI प्लस बीटा I1 इंटू F1 प्लस BI2 इंटू F2 प्लस BKN इंटू FN प्लस, जहाँ पे हम ये कहेंगे कि जो AI है वो कांस्टेंट है एसेट्स के लिए. F का मतलब है सिस्टमेटिक फैक्टर सच एज मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर और कंपनी स्पेसिफिक फैक्टर मीन्स F1 F2 और FN जैसे भी आपने देख रहे हैं. तो ये हमारे सिस्टमेटिक फैक्टर्स हैं जिनको हम अपने मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर और कंपनी स्पेसिफिक फैक्टर से लेते हैं. और बीटा क्या है, सेंसिटिविटी है किसी एसेट और पोर्टफोलियो की किसके रिलेशन में, स्पेसिफिक फैक्टर के रिलेशन में. और जो ये I लिखा हुआ है वो है एसेट्स आइडियोस्नेटिक रैंडम शॉक विथ एन एक्सपेक्टेड मीन ऑफ जीरो आल्सो नॉन एज द एरर टर्म. अगर कोई एरर टर्म है किसी पर्टिकुलरली एसेट्स के अंदर या पोर्टफोलियो के अंदर तो उसको I से डिनोट करते हैं हम लोग. द APT फार्मूला इज़ ERI इक्वल्स टू RF प्लस बीटा 1 इंटू RP1 प्लस बीटा 2 इंटू RP2 प्लस सो ऑन BKN इंटू RPN. जहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि RF क्या है, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न है. बीटा है सेंसिटिविटी ऑफ द एसेट और पोर्टफोलियो इन रिलेशन टू द स्पेसिफाइड फैक्टर. और RP का मीन्स क्या है, रिस्क प्रीमियम ऑफ द स्पेसिफाइड फैक्टर. इसके बाद अगर हम बात करें तो दोनों जो थ्योरीज हैं उनके बीच में क्या डिफरेंस है. एट फर्स्ट ग्लेंस द CAPM एंड द APT formulas looks identical but the CAPM has only one factor and one beta. Conversely, the APT formula has a multiple factors that include non-company factor which require the asset beta in relation to each separate factor. However, the APT does not provide insight into what these factors could be. No users of the APT model must analytically determine relevant factors that might affect the asset's return. On the other hand, the factor used in CAPM is the difference between the expected market return and the risk-free rate of return. अगर हम फर्स्ट ग्रेन्स की बात करें तो जो CAPM और APT फार्मूला है वो उसके आइडेंटिटी को बताता है कि जो CAPM है उसमें हम वन फैक्टर और वन बीटा को लेते हैं. लेकिन अगर हम APT फार्मूले के अंदर देखें तो हम वहाँ पे हम मल्टीपल फैक्टर्स को इंक्लूड करते हैं जैसे कि हमारे नॉन कंपनी फैक्टर्स को, जिसके अंदर रिक्वायर होता है हमें एसेट्स बीटा किसके रिलेशन में, हमने हमारे सेपरेट फैक्टर्स के रिलेशन में. तो हम ये देखते हैं कि जो APT है वो हमें प्रोवाइड नहीं कराती कि हम किस फैक्टर के अंदर है. तो जो यूजर्स होते हैं APT मॉडल के अंदर वो एनालिटिकली डिटरमिन करते हैं अपने रिलेवेंट फैक्टर को जो कि किसी एसेट के रिटर्न को इफेक्ट कर सकते हैं. और अदर हैंड पे हम देखें तो जो फैक्टर यूज़ की जाती है CAPM के अंदर
उनमें हम देखते हैं कि उसका डिफरेंस निकाला जाता है एक्सपेक्टेड मार्केट रेट ऑफ रिटर्न और रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न का। अगर हम कंपैरिजन देखें CAPM और APT की, तो बोथ द कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल एंड द आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी आर मेथड यूज्ड टू डिटरमाइन द थ्योरेटिकल रेट ऑफ रिटर्न ऑन एन एसेट और पोर्टफोलियो, but the difference between APT and CAPM lies in the factors used to determine this theoretical rate of return. CAPM only looks at the sensitivity of the assets as related to change in the market, whereas APT looks at many factors that can be divided into either macroeconomic factors and those that are company specific. अगर हम दोनों मॉडल्स की बात करें, मतलब कि कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल और आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी की, तो ये जो मेथड्स हम यूज़ करते हैं वो हम किस लिए यूज़ करते हैं, जब हम डिटरमाइन करते हैं अपने थॉटिकल रेट ऑफ रिटर्न को किसी एसेट और पोर्टफोलियो के अंदर, तो हम ये देखते हैं जो डिफरेंस होता है APT और CAPM का, तो उसके अंदर हम ये देखते हैं कि जो भी फैक्टर्स हम यूज़ देते हैं डिटरमाइन करने के लिए, वो हम उसके थियोरेटिकल रेट ऑफ रिटर्न से लेते हैं। तो जो CAPM है वो सिर्फ क्या करता है, वो सिर्फ उसको देखता है कि एसेट्स के अंदर किस तरीके की सेंसिटिविटी है, किसके रिलेट में, कि मार्केट के चेंजेस के केसेस में। और APT क्या दिखती है, APT देखती है कि जो भी हमारे फैक्टर्स हैं, मतलब मैनी फैक्टर्स हैं, जो कि डिवाइड है हमारे मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स और कंपनी स्पेसिफिक में, वो किस तरीके से एक एसेट और पोर्टफोलियो को इफेक्ट कर रहे हैं। CAPM and APT origins. The capital asset pricing model was created in 1960 by the Jack Turner, William F. Sarpe, John Lithner, and Jan Mawson in order to come up with a theoretical appropriate rate of return on an asset given the risk of level. Economist Stephen Ross created the arbitrage pricing theory in 1975 as an alternative to the order CAPM through APT's still large based on CAPM. Ross model incorporates a framework to explain the expected theoretical rate of return of an asset as a linear function of the risk of the asset, taking into account factors in order to accurately estimate market risk. जैसे कि हम ये देख रहे थे कि जो CAPM और APT का जो ओरिजिन है वो किस तरीके से हुआ, तो CAPM मॉडल को क्रिएट किया गया था 1960 में जैक टर्नर, विलियम एफ सार्पे, जॉन लेथनर और जैन मॉसिन ने, जो कि बताती है कि क्या थियोरेटिकल एप्रोप्रिएट रेट ऑफ रिटर्न होती है किसी एसेट में एक गिवन लेवल ऑफ रिस्क के अंदर। और इकोनॉमिस्ट स्टेफन रोज ने क्रिएट किया था ये आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी को 1975 में, जो कि अल्टरनेटिव था ऑर्डर CAPM का। और APT के अंदर हम लार्जली चीज़ें देखें तो वो बेस है CAPM मॉडल से। तो रॉस ने इस मॉडल को इनकॉर्पोरेट फ्रेमवर्क में क्रिएट किया और एक्सप्लेन किया कि जो भी एक्सपेक्टेड थियोरेटिकल रेट ऑफ रिटर्न होती है किसी एसेट की, वो एक लीनियर फंक्शन से बताते हैं कि क्या रिस्क है उस एसेट के अंदर। तो उसके अंदर हम ये लेते हैं कि जो भी फैक्टर्स उस पर्टिकुलर एसेट को इफ़ेक्ट कर रहे हैं उसको एक्यूरेटली हम एस्टिमेट करते हैं अपनी मार्केट रिस्क से। इसके बाद अगर हम देखें तो उसके बाद मैंने आपको वापस से बताया हुआ है कि कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल क्या है, कि जो एक CAPM यूज़ करती है अपनी रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न को यूजुअली आदर द फेडरल फंड रेट्स और 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड। हम देखें जो CAPM है वो रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न को लेती है, तो रिस्क फ्री रिटर्न के अंदर वो किसको लेती है, फेडरल फंड रेट को और 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड को। और जो बीटा होता है किसी एसेट का, वो रिलेशन होता है किसी ओवरऑल मार्केट का, और जो एक्सपेक्टेड मार्केट रिटर्न है या इन्वेस्टमेंट रिस्क है, वो किसी पर्टिकुलर एसेट के ऑर्डर के बिहाफ पे हेल्प करती है कि किस तरीके की क्वांटिफाई प्रोजेक्ट रिटर्न को हम इन्वेस्टमेंट में लाएं। द बीटा ऑफ एन एसेट मेजर द थियोरेटिकल वॉटिलिटी कंपेयर टू द ओवरऑल मार्केट, मीनिंग दैट इफ अ पोर्टफोलियो एज अ बीटा ऑफ 1.5 कंपेयर टू द S&P 500, देन इट इज़ थियोरेटिकली गोइंग टू 50% मोर वॉटिलिटी देन द S&P। अगर हम बीटा देखने के किसी एसेट का और मेजर करते हैं अपने थियोरेटिकल वॉटिलिटी से, तो हम कंपेयर करते हैं उसको ओवरऑल मार्केट के अंदर, और हम ये देखते हैं कि जो पोर्टफोलियो है अगर वो बीटा 1.5 कंपेयर कर रहा है अपने S&P 500 से, तो थियोरेटिकली हम ये कहते हैं कि उसके अंदर 50% क्या आ रही है, मोर वॉटिलिटी आ रही है SAPA के अंदर। आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी के अंदर हमने क्या देखा कि जो APT है वो कंपैरिजन है CAPM का, जिसमें हम यूज़ करते हैं फ्यूअर एजम्पशन को, जो कि हार्डर होते हैं उसको यूज़ करना। तो इस थ्योरी को डेवलप किया गया था कि जो भी एजम्पशन है हमारी प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज़ की, जो कि अफेक्ट कर रहे हैं मैन्युफैक्चरर्स से, तो इनको सॉर्टेड किया जाता है मैक्रो इकोनॉमी और कंपनी स्पेसिफिक फैक्टर से। तो एक जो बिग डिफरेंस है CAPM और APT के अंदर, तो APT डज नॉट स्पेल आउट स्पेसिफिक रिस्क फैक्टर्स। जो APT है वो स्पेल नहीं करती है अपनी किसी भी स्पेसिफिक रिस्क फैक्टर को, इवन द नंबर ऑफ फैक्टर्स इन्वॉल्व, उसके अंदर इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। और CAPM यूज़ करती है एक्सपेक्टेड मार्केट रिटर्न को अपने फॉर्मूले के अंदर, और APT यूज़ करते हैं एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न और रिस्क प्रीमियम ऑफ ए नंबर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स।
जो ईपीटी फार्मूला है वो यूज़ किया जाता है फैक्ट्री इंसेंटिव स्ट्रक्चर के अंदर, जहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं अपने लीनियर रिग्रेशन को, हिस्टोरिकल रिटर्न ऑफ द एसेट्स को किसी स्पेसिफाइड फैक्टर से एग्जामिन करते हैं। Using CAPM versus EPT, EPT is more accurate than CAPM since CAPM only looks at one factor and one beta, but it requires additional effort and time not only to calculate but also to determine what factors to use and to gather relevant data to find the beta in relation to each factor. On the other hand, it is not always possible to know the right factors or to be find the right data, which is when CAPM may be preferred. As a result, the decisions of whether to use CAPM versus APT should largely be dependent on the whether you can actually determine the right factors to use and find the data to find the beta in relation to those factors in order to use APT. Or if you are willing to settle for just knowing the difference between the risk-free rate of return and the expected rate of return as you would be use CAPM. अगर हम देखें कि किस तरीके से हम CAPM और APT को यूज़ करते हैं, तो APT क्या है, मोर एक्यूरेट है CAPM से। तो जो CAPM के अंदर हम सिर्फ देखते हैं अपने वन फैक्टर और वन बीटा को, मीन्स एक ही रिस्क को देखते हैं और एक ही फैक्टर को देखते हैं, और इसके अंदर रिक्वायर होते हैं एडिशनल एफर्ट एंड टाइम, जो कि हमें किसी पर्टिकुलरली फैक्टर्स के अंदर कैलकुलेट करने के या डिटरमाइन करने के लिए यूज़ नहीं करते, बल्कि एक रिलेवेंट डाटा हम अपने बीटा से फाइंड करते हैं किसी दूसरे फैक्टर के रिलेशन में। और दूसरे हैंड पे हमें देखें कि हमारे पास हमेशा यही पॉसिबल नहीं होता कि हम एक राइट फैक्टर से अपने राइट डाटा को फाइंड करें, तो हम उसमें CAPM को प्रीफर करते हैं। तो इसका रिजल्ट ये होता है कि जो भी डिसीजंस CAPM और APT की यूज़ करने से हमें मिलते हैं वो लार्जली डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि उसके अंदर एक्चुअली हम डिटरमाइन करते हैं अपने राइट फैक्टर्स को यूज़ करके, और फाइंड करते हैं हम डाटा को और अपने बीटा को किसके रिलेशन में, दोज फैक्टर जो कि EPT के अंदर यूज़ किए जाते हैं। और हम विलिंगली क्या करते हैं, इनको सेटल करते हैं और ये समझते हैं कि क्या डिफरेंस है रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न और एक्सपेक्टेड मार्केट रेट ऑफ रिटर्न में, जो कि हम यूज़ करते हैं अपने CAPM मॉडल में। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने CAPM और APT की थ्योरी के बारे में पढ़ा। CAPM का मतलब हमने समझा कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, जहाँ पे हम किसी एक फैक्टर और एक बीटा को लेके या एक रिस्क को लेके हम अपने मार्केट रिटर्न को देखते हैं। और APT के अंदर हम लोग जितने भी हमारे फैक्टर्स हैं जो कि किसी पर्टिकुलर सिक्योरिटी या पोर्टफोलियो को इफ़ेक्ट कर सकते हैं, तो उस कंडीशन में हम ये देखते हैं कि मार्केट के अंदर उसका कितना रिटर्न हमें वापस मिलेगा। तो हम वापस जितने भी हमारे मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं और जितने भी कंपनी स्पेसिफिक फैक्टर्स हैं उनसे अपने रिटर्न को देखते हैं और उसको डिटरमाइन करते हैं APT फार्मूला से। और CAPM और APT के दोनों के अलग अलग फार्मूला है, और CAPM के अंदर हम सिर्फ एक सिंगल फैक्टर को लेके कैलकुलेट करते हैं CAPM के अंदर, और APT के अंदर हम वेरियस, या हम ये कह सकते हैं कि जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो किसी पर्टिकुलर सिक्योरिटी या पोर्टफोलियो को इफेक्ट कर सकते हैं, उन सब फैक्टर्स के साथ हम उसके पर्टिकुलरली सिक्योरिटी या पोर्टफोलियो के रिटर्न को देखते हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।